लद्दाख की पहाड़ियों में एक अजीब सी बात होती है। दिन भर जो पहाड़ियां इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, वो रात होते ही थोड़ी अजीब सी महसूस होने लगती हैं। सब कुछ इतना ज्यादा शांत हो जाता है कि अपनी हार्ट बीट तक सुनाई देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस रात को भी, जब शुभम सिर्फ 10 साल का था और उसे बस तारे देखने थे। ना तो उसे अंधेरे से डर लगता था और ना ही वो पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास रखता था। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपकी मान्यताओं को, आपके विश्वास को बदल देते हैं। तो आखिर क्या हुआ था उस रात शुभम के साथ, और क्या था वो इंसिडेंट, आइए जानते हैं आज की कहानी में। ये इंसिडेंट शुभम के साथ तब हुआ जब वो सिर्फ 10 साल का था। आज शुभम अडल्ट है, इसका मतलब ये है कि इस बात को काफी समय बीत गया है, तो डिटेल्स थोड़ी सी इनएक्यूरेट या धुंधली हो सकती हैं, लेकिन इंसिडेंट शुभम को बखूबी याद है। अब शुभम नेचुरली सुपर नेचुरल या फिर पैरानॉर्मल जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करता। वो एक एथिस्ट फैमिली में बड़ा हुआ है, तो दूसरी दुनिया या फिर पैरानॉर्मल टाइप की चीजों को उसने अपनी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं दी है। वो हर एक चीज को लॉजिकल या फिर रीजनेबल तरीके से देखने की कोशिश करता है। अब स्टोरी शुरू होती है एक ट्रिप के साथ, जब शुभम अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ इंडिया गया हुआ था, जहां पर लद्दाख रीजन में इन लोगों के कुछ रिश्तेदार रहते थे, और ये ट्रिप बेसिकली उन लोगों से मिलने के लिए ही थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लद्दाख इंडिया के प्रॉपर नॉर्थ में पड़ता है, यानी चाइना और तिब्बत के जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसके पास में। तो ओवरऑल काफी ज्यादा रिमोट और आइसोलेटेड इलाका माना जाता है ये। शुभम और उसकी फैमिली एक रूरल जगह पर रुके थे, एक छोटे से माउंटेन के टॉप पर, जो एरिया चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ था। जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि ना पॉल्यूशन, ना ट्रैफिक, ना कोई शोर शराबा शहर का, यानी चारों तरफ सिर्फ नेचर और खूबसूरती। शुरुआत के कुछ दिनों में तो शुभम को इतनी अच्छी नींद आई जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं ली थी। ट्रिप का लगभग आधा हफ्ता बीत गया था। रात का वक्त था, शायद 12 से 1 बजे के आसपास। ये लोग अपने डैड के साथ बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे, लद्दाख को एक्सप्लोर कर रहे थे कि इतने में ही शुभम की सिस्टर को नींद आने लगी। अब रह गए थे यहां पर शुभम और उसके डैड, जिनको अभी नींद नहीं आ रही थी। तभी बातें करते करते कैजुअली शुभम के डैड ने पूछा कि क्या शुभम स्टार गेजिंग करने के लिए बाहर चलना चाहेगा। बचपन में शुभम को स्पेस का ऑब्सेशन था। कॉन्स्टेलेशन, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, सब कुछ उसे बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था। अब शुभम एक शहर में पला बड़ा था, तो शायद कभी प्रॉपरली स्टार गेजिंग का मौका ही नहीं मिला था। इसीलिए जब उसके डैड ने उसे स्टार गेजिंग के लिए पूछा तो शुभम ने बिना सोचे हाँ कर दी। अब रात के वक्त उसे अपना कमरा छोड़ करके जाना थोड़ा सा ऑड तो लग रहा था, क्योंकि सिर्फ उनके स्टे पर लाइट थी, बाकी चारों तरफ घना अंधेरा था। लेकिन स्टार गेजिंग का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि उसने इन सारे ख्यालों को अपने दिल से निकाला और तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों को अपने घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, क्योंकि वहां की हल्की सी रोशनी भी नाइट स्काई के व्यू को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती थी। अब इन लोगों के घर के लेफ्ट साइड में एक ओपनिंग थी, जो कि एक पतला सा रास्ता था जो कि आगे जाकर के खाई की एज तक जाता था, और इस रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां लगी हुई थी। स्टार गेजिंग के लिए यह जगह एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि वहां पर कोई भी ट्री व्यू ब्लॉक नहीं करता था और दोनों तरफ से आने वाली लाइट को झाड़ियां रोक लेती थी। तो ये दोनों वहीं की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते इन लोगों को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ना तो हवा की आवाज आ रही थी और ना ही क्रिकेट्स की, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। लेकिन उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ शुभम और उसके डैड के शूज की आवाज आ रही थी, जो कि पत्थरों पर चल रहे थे। शुभम तो अभी आसमान के अंदर कॉन्स्टेलेशंस ही आइडेंटिफाई कर रहा था और उससे इस साइलेंस का वेट महसूस ही नहीं हो रहा था। अब शुभम और उसके डैड खाई से लगभग 2 से 3 मीटर पहले ही रुक गए थे, क्योंकि सेफ्टी के लिए इन लोगों को आगे जाना सही नहीं लग रहा था। अब इस कहानी का अगला हिस्सा शुभम को एकदम क्लियरली याद है, बिना किसी डाउट के। शुभम के डैड ने उस रात फ्लैशलाइट ऑन रखी हुई थी, ताकि आगे खाई के आसपास जाते हुए ये लोग देख सकें। वहां पर इतनी ज्यादा गहरी खामोशी थी कि कोई भी चीज की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई देती थी। ये लोग आगे चल ही रहे थे कि अचानक से इनके राइट साइड से झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज हुई। ये दोनों वहीं रुक गए। शुभम के डैड ने जब फ्लैशलाइट उस साइड घुमाई तो इन्होंने देखा कि झाड़ियों के बीच में से एक अजीब सा क्रिएचर अपना मुंह बाहर निकाल रहा है। पहली झलक में तो शुभम को लगा कि शायद ये कोई डॉग है, लेकिन वो क्रिएचर कोई डॉग नहीं था। उसका चेहरा एक अजीब से तरीके से इंसानी था, ऐसा इंसानी कि देखते ही दिल घबरा जाए। उसका चेहरा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी कुत्ते और इंसान का फेस मर्ज कर दिया हो, और उसकी आंखें सीधा शुभम पर टिकी हुई थी।
ना पलक झपक रही थी, ना इधर उधर देख रही थी, बस सीधा जैसे शुभम के अंदर तक देख पा रही हो। अब आमतौर पर जब किसी जानवर की आंखों पर फ्लैशलाइट पड़ती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, लेकिन इस क्रिएचर की आंखों में कोई भी चमक नहीं थी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी। अगर कुछ था तो दो गहरे और अंधेरे गड्ढे, ऐसे जैसे उन तक लाइट पहुंच ही नहीं रही हो। एकदम सूखा बेजान अंधेरा जो कि देखने पर आंखों में नहीं सीधा जहन में उतर जाता है। शुभम की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सरसराहट दौड़ गई। उसके दिल ने एक हल्का सा झटका दिया और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे यहां पर जो तीन खड़े हैं उनमें से कोई है जो यहां का नहीं है, जो इस जगह को बिलोंग नहीं करता। या तो वो और उनके पापा या फिर वो चीज, लेकिन कौन वहां का नहीं था ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। शुभम पहले भी कई बार इंडिया आ चुका था। अब यहां पर शहरों में तो हर जगह स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और उसे बचपन से जानवर पसंद भी बहुत ज्यादा थे। लोग उसे हमेशा मना करते थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की बात को नजरअंदाज करके उनको कभी प्यार से हाथ लगा देता, कभी उन्हें कुछ खिला देता। यहां पर भी शुभम के 10-11 साल ने उसे तुरंत तसल्ली दे दी कि यह भी सिर्फ एक डॉग है। उसने अपने अंदर की चेतावनी को दबा दिया। उसने सोचा कि शायद पहाड़ की ऊंचाई की वजह से सांस थोड़ी सी हल्की लग रही है और शायद अजीब महसूस हो रहा है। यह सोचकर उसने धीरे से अपना हाथ उस जानवर की तरफ बढ़ाया। इसके बाद वो जानवर या वो क्रिएचर भी थोड़ा सा आगे की तरफ सरक कर रोशनी में आया। यहां पर शुभम को पहली बार महसूस हुआ कि अगर ये कोई कुत्ता है भी तो कोई साधारण कुत्ता तो नहीं है। उसका जिस्म बिल्कुल ठीक तरह से बना हुआ नहीं लग रहा था। टांगों के जोड़ अजीब ऊंचाई पर थे, जैसे हड्डियां गलत जगह से मुड़ रही हों। उसकी गर्दन हद से ज्यादा लंबी थी और उसके बाल इतने ज्यादा गीले और सीधे चिपके हुए लग रहे थे कि दूर से देखने पर वो बाल नहीं, गीली सी चमड़ी लटकी हुई ज्यादा लग रही थी। जितना ज्यादा वो रोशनी में आता गया उतनी ही उसकी सूरत और ज्यादा बेचैन करने वाली होती गई। इसके बाद शुभम को महसूस हुआ कि उसके फादर ने पीछे से उसका कंधा जोर से पकड़ लिया है और पकड़ने का तरीका ही कह रहा था कि जरा सा भी हिलना मत। फिर धीरे से आवाज में उसके फादर ने उससे कहा कि रुको, आगे मत जाना। यहां पर शुभम को पहले लगा कि उसके फादर को थोड़ी टेंशन हो रही है। वो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जंगली कुत्ता हो सकता है या काट भी सकता है। वो कुछ कहने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा और वो कुछ कहने ही वाला था कि अपने फादर का चेहरा देखते ही उसकी बात गले में ही अटक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे डर। शुभम ने आज से पहले कभी भी अपने फादर को ऐसे नहीं देखा था और वही पल था जब शुभम के अंदर भी एक अजीब सा डर जाग गया था। इसके बाद उसके फादर ने धीरे से आवाज में लेकिन एकदम साफ शब्दों में कहा कि डोंट पेट दैट थिंग, यानी कि उसे पेट समझ के खिलाना मत। इसके बाद शुभम ने वापस से मुड़ करके उस जीव की ओर देखा। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी और यहां पर उसके शरीर का हर एक रोंवा खड़ा हो चुका था। वो चीज धीरे धीरे वापस से झाड़ियों के अंदर सरक रही थी, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए भी शुभम के ऊपर से नहीं हटी, बस सीधा उसे घूरती रही। यही हिस्सा है जो उसे आज तक सबसे ज्यादा साफ याद है। वो नजर कभी टूटी नहीं, ना ही वो इधर उधर देख रही थी और ना ही वो कोई डरा हुआ जानवर लग रहा था। बस ठहरा हुआ सीधा तकना, ऐसा तकना जो आज तक ना ही उसने किसी जानवर में देखा था और ना ही किसी इंसान में। आज भी ये बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन करती है कि इतनी देर तक तो कोई इंसान भी किसी को बिना पलक झपकाए नहीं देख सकता, जितनी देर तक वो चीज उसे घूर रही थी। यहां पर शुभम के फादर ने अचानक से टॉर्च बंद कर दी, शायद जरूरत पड़ने पर उसे हथियार के तौर पर यूज करने के लिए, अपने बचाव के लिए। लेकिन जैसे इन लोगों ने लाइट ऑफ की, वो चीज वहां से गायब हो गई। वो झाड़ियों में पीछे हटी, एक पत्ता नहीं हिला, ना ही कोई सूखे पत्तों की सरसर और ना ही पत्थर की खनक, बस सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा कि मानो समय सा रुक गया। दोनों वहीं खड़े रहे जाने कितनी देर तक, दिल में बस यही ख्याल लिए कि कहीं वो चीज किसी दूसरी तरफ से उन पर टूट ना पड़े, लेकिन वो चीज कभी भी दोबारा नजर नहीं आई। सबसे अजीब बात यह थी कि उस चीज के पास भागने की कोई जगह ही नहीं थी। ये लोग पहाड़ी के एकदम ऊपर की ओर खड़े थे और सामने एकदम सीधा खाड़ था, एकदम तीखा और नीचे गिरता हुआ। दोनों तरफ इनके झाड़ियां थी और उनके दोनों तरफ लोगों के घर।
यानी ना तो ऊपर आने का कोई रास्ता था और ना ही नीचे जाने का कोई साफ रास्ता। अब या तो झाड़ियों के नीचे कोई सुराग था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, या फिर वो चीज उस पहाड़ी के आगे से नीचे खाई की ओर एकदम शांति से उतर गई, जो कि लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। शुभम को आज तक नहीं पता कि वो चीज एग्जैक्टली क्या थी। अगर कंपेयर करें तो स्किन वॉकर टाइप बोल सकते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है। उसे पता है कि वेस्टर्न फोकलोर में तो स्किन वॉकर का कॉन्सेप्ट मिलता है, लेकिन इंडिया की भी अपनी रीजनल कहानियां और शेप शिफ्टिंग क्रिएचर्स होते हैं। उसने जब और ज्यादा रिसर्च की तो कोई भी एग्जैक्ट इंडियन क्रिएचर नहीं मिला जो उसके एक्सपीरियंस से मैच करता हो। अब कॉन्टेक्स्ट जो उसने पहले शेयर नहीं किया था वो ये कि इस क्रिएचर को देखने से एक दिन पहले शुभम और उसकी फैमिली ने हिमालयन माउंटेन रेंज में एक हाइक प्लान की थी। मौसम क्लियर था, विजिबिलिटी परफेक्ट थी, और क्योंकि समर्स का टाइम था तो ठंड भी एक्सट्रीम नहीं थी। हाइक का पहला हिस्सा एकदम नॉर्मल था। ब्रेड टेकिंग व्यूज, खुला आसमान और दूर तक फैली पहाड़ियां, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। लेकिन शायद वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। शुभम को याद है कि हाइक के दौरान वो एक ट्रेल के सीधे और समट रास्ते तक पहुंचे थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे आसमान रंग बदलने लगा था। पहले हल्का बादल छाया और फिर हवा तेज हो गई। वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को वापस चलना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा और आगे जाकर के देखते हैं। अभी कुछ मिनट गुजरे ही थे कि वहां पर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, तीखी चुभने वाली बूंदें। फिर लोगों को समझ में आया कि ये बारिश नहीं है बल्कि ओले गिर रहे हैं। धीरे धीरे उनका साइज बढ़ने लगा। आसमान से सख्त पत्थर जैसी बर्फ नीचे गिर रही थी। सब लोग इधर उधर भागने लगे और बचाव की जगह ढूंढने लगे। अब शुभम शुरू से ही अपने ग्रुप का सबसे छोटा और पतला था, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जिसके नीचे एक थोड़ी सी जगह खाली पड़ी हुई है। तो शुभम भाग करके गया और उस खाली जगह के अंदर घुस गया। जगह छोटी थी, जैसे कोई आधी खुली गुफा। अंदर से वो सबको भागता हुआ देख रहा था, लेकिन बाहर से कोई भी उसे आसानी से देख नहीं पा रहा था। उस वक्त शुभम को लगा कि शायद उसने सबसे ज्यादा सेफ जगह चुन ली, लेकिन शायद वो जगह खाली नहीं थी। उसे लगा कि जैसे उस जगह पर फंसे हुए उसे काफी देर हो गई, लेकिन फिर शायद ढंग से सोचा तो उसने देखा कि अभी 2 से 3 ही मिनट हुए हैं। बाहर जोर जोर से ओले गिर रहे थे, हवा चीख रही थी, पत्थरों पर बर्फ टकराने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जिस जगह पर शुभम घुसा हुआ था वहां पर एक अजीब सा ही सूखापन था। मिट्टी तक गीली नहीं थी, जैसे आज तक कभी वहां पर बारिश पड़ी ना हो। हवा की दिशा भी ओपनिंग की तरफ थी उस गुफा के, लेकिन फिर भी कोई ओला या कोई पानी की बूंद शुभम को छू तक नहीं पाई। तब उसके पेट के अंदर एक अजीब सा, एक भारी सा एहसास उठा। वही एहसास जब बिना वजह से लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए, हाथ पैर सूख गए और वो वहां पर एकदम सन्न रह गया। पहले उसने अपने आप को समझाया कि नहीं यार, जगह छोटी है, यहां पर और क्या होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आया कि यह सिर्फ पत्थर के नीचे की एक छोटी सी दरार नहीं है। जिस जगह पर वो बैठा हुआ था वो जगह पत्थर के नीचे से बहुत अंदर तक कहीं दूर जाती थी। इतना नीचे तक जितना उसने शायद पहले अंदाजा नहीं लगाया था। और फिर इसी समय पर उसे समझ में आया कि जहां वो बैठा है शायद वो किसी और की जगह है। इस क्रैक में बैठे हुए शुभम को अचानक से एहसास हुआ कि जैसे वो किसी और की जगह पर बैठा है, जैसे वहां पर अभी थोड़ी देर पहले कोई और चीज थी जो कि कुछ ही समय पहले वहां से हटी थी। ये थॉट आते ही उसका डर और ज्यादा बढ़ गया और अब उसने यहां पर एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए तुरंत बाहर निकलने की सोची। बाहर अभी भी हेल गिर रही थी, ओले पड़ रहे थे, लेकिन इस समय शुभम के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो उस पत्थर के नीचे से बाहर निकलना था। तो शुभम जल्दी से वहां से खड़ा हुआ और बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से बाहर की ओर भागा। जैसे ही शुभम बाहर आया तो सब उसको देख करके हैरान रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि शुभम कहां गया था। उस वक्त उसके अंदर का डर इतना ज्यादा गहरा था कि वो जिद्दी 10-11 साल का लड़का सबको जोर दे करके कहने लगा कि अभी तुरंत इसी वक्त नीचे चलो। उसकी आवाज की जो घबराहट थी वो शायद वहां पर मौजूद हर एक इंसान ने महसूस की थी। अच्छा हुआ कि उस वक्त वहां पर ओले पड़ने थोड़े से कम हो गए थे और फिर से ठंडी बारिश की बूंदें पड़ने लगी थी। आमतौर पर शुभम बहुत ही ज्यादा बोलने वाला लड़का था, लेकिन इस बार उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वो जानता था कि इस बात पर सवाल उठेंगे कि अकेला क्यों गया, वहां पर क्यों घुस गया, लोगों के साथ क्यों नहीं गया, और हो सकता है कि उसे लगा कि लोग इसकी बात को मजाक भी समझेंगे। पूरे दिन शुभम का मन बेचैन रहा।
वो फैमिली के साथ व्यूज देखने की कोशिश करता रहा, इधर उधर जाकर एंजॉय करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी सारा दिन उसे अंदर से बीमार जैसा महसूस हो रहा था। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि शायद ऊंचाई पर हैं, इसलिए सांस थोड़ी सी ठंडी लग रही है, इसीलिए थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। दिन निकल गया और उस रात वही एनकाउंटर हुआ जो उसने पहले बताया था। क्या ये दोनों चीजें कनेक्टेड थी? शुभम श्योर नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि उस दिन उस पत्थर के नीचे छुप करके उसने कुछ डिस्टर्ब कर दिया। वो जगह शायद किसी और की थी और उस रात उसे वो याद भी दिला दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने लद्दाख के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस पर भी एक वीडियो बना रखी है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हो। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने हॉरर पगलू दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।